नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सुखी रहें। आपने संजय कुमार का नाम पहले सुना होगा। CSDS का भी आपने नाम सुना होगा, सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज़। फोर्ड फाउंडेशन का नाम भी आपने सुना होगा, और कई कैनेडियन डॉलर्स में जिनको फंडिंग वगैरह मिली, अमेरिकन डॉलर्स में मिली, उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिली होगी। इस सिलसिले में आपने योगेंद्र सलीम यादव का भी नाम सुना होगा, और संजय कुमार तो टीवी पे जब भी इलेक्शन होते हैं तो टीवी पे आ ही जाते हैं। मतलब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, उनके बारे में टीवी पे वो रहते हैं, और उन्होंने क्यों कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी समझाते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि उनके जो प्रेडिक्शंस निकलते हैं वो गलत ही निकलते हैं। कभी वो दिखाते हैं बीजेपी को अपर हैंड कई इलेक्शन में, जब वो बीजेपी हार जाती है। कभी बीजेपी को दिखाते हैं कम सीटें तो बीजेपी जीत जाती है। इसी तरह से कांग्रेस के साथ भी वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन आज मेरा मुद्दा वो नहीं है कि वो गलत करते हैं या ठीक करते हैं। आज मुद्दा है कि उनके खिलाफ आसाम में नहीं, उनके खिलाफ महाराष्ट्र में 2 जगह पर FIR करवा दी गई है। एक तो तहसीलदार रामटेक के, और दूसरे जो नासिक के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके द्वारा भी FIR लॉन्च कर दी गई है। कहते हैं 2 जगह नासिक और नागपुर में उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी गई, और उनकी जो FIR है वो 4 धाराओं में FIR लॉन्च कर दी। वो जो लेकिन चारों धाराएं इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये है कि एक लोगों को समझाने के लिए कि गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों के खिलाफ केस चल सकता है, और जमानत बेशक उनको मिल सकती है, लेकिन केस उनके खिलाफ चल सकता है। और उससे जनता भी जागरूक होगी कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। उन्होंने एक डाटा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब महाराष्ट्र के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हुए और जो असेंबली के चुनाव हुए थे, उसमें वोटरों की कमी बहुत हो गई है। जो बाकी यानी कि 36% वोटरों के नाम काटे गए। इसी तरह से उन्होंने दूसरी जगह के बारे में भी यही कहा था कि 35% से ज़्यादा वोटरों के नाम काटे गए थे। ये जो आंकड़े हैं ये राहुल गांधी अपनी चुनाव सभाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिहार में प्रोजेक्शन करके वो प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं लोगों के सामने किस तरह से चुनाव की चोरी की गई। एक बहुत ही इशू बन रहा है वोट चोरी। इसमें कहा गया है कि चुनाव अधिकारी ये जो काम करता है वो बीजेपी के कहने पर करता है, और जब भी वो रिटायर होंगे, जहाँ पर भी हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जब हमारी यानी कांग्रेस की सरकार आएगी। एक हवा बनने लगा है कि जो सरकार अभी तक जीती है वो वोट चोरी से जीती है। ऐसी कोशिश की कई के लोगों में तो ये बैठ भी होगा कि इलेक्शन में कोई फ्रॉड हुआ है। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई, जिन्होंने डाटा गलत दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है। इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वो जो ट्वीट किया था उनके बारे में कि वोट चोरी हुई है देवली और रामटेक में, महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्रों में, वो उन्होंने वापस लिया। तो उन्होंने वो माफ़ी भी मांगी। वो कहा कि जो हमें गलत इन्फॉर्मेशन, डाटा कैलकुलेशन, वो क्लरिकल एरर जिसको कहते हैं, वो हुआ था, जिसके कारण हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन ये ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं जिसमें खाली माफ़ी काम नहीं करती। ये ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिससे देश में दंगे हो सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में यही
हुआ कि वहाँ पर एक इल्ज़ाम लगा कि वहाँ पर वोट चोरी हुई, तो क्या अफरा तफरा बांग्लादेश में पैदा हुई, कैसे हालात बन गए। और कई लोग ये कह भी रहे थे कि हमें भी बांग्लादेश जैसे हालात बनाने हैं। तो इसमें ये जो साइकोलॉजिस्ट जो संजीव कुमार है उसका योगदान रह सकता है, या ये बहाना मिल सकता है जो अफरा तफरी या देश में दंगे करवाना चाहते हैं वो उनको एनकरेजमेंट मिल सकती है। कहा जाता है कि आसाम में भी उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। ये पूरी जानकारी मुझे है नहीं, ये किसी यूट्यूबर के चैनल पर मैंने सुना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये CSDS जो है इसका काम है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में जागरूकता लाना, लोगों को समझाना। लेकिन ये क्या करता है कि ये वही कहाँ पर कितने वोट पड़े हैं, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये भी पता नहीं कि वास्तव में जाते भी है या नहीं है। और इनकी दिल्ली में 50 स्टाफ है और शानदार बिल्डिंग में इनका ऑफिस है। इनके फंड कहाँ से आते हैं? ICSSR, काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी सरकारी संस्था से भी इनको फंड मिलते हैं। और बात यह है कि ये जो फंड उनको मिलते हैं वो शिक्षा मंत्रालय के अंडर आती है, ICSSR। अब ICSSR को भी नोटिस दिया गया कि आपने कितने इनको फंड दिए हैं और किस चीज़ के लिए फंड दिए गए, और उनको से कहा गया है कि उनसे अब एक्सप्लेनेशन करो, उनसे ये पूछो जानकारी कि जो उनको फंड मिले हैं सरकार से उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वही संस्था है जिसमें पहले प्रमुख जो रहते थे योगेंद्र सलीम यादव रहते थे। वो आप जानते हैं कि वो कैसे नेगेटिव बनाते थे। कभी किसान आंदोलन में, कभी उनका ही स्टेटमेंट भी आया है कि हमने यूपी में ये जो अखिलेश यादव के लिए पिच बनाया था और अब फिर उनको खाली जीतना है, तो वो काम भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे। ये आदमी वो है जिन्होंने निर्भया मूवमेंट में ये जो केजरीवाल के साथ मिलकर आंदोलन चलाया था। और ये जो आदमी है ये हर जगह, चाहे वो ठीक जगह हो या गलत जगह, हर जगह आंदोलन में पेश हो जाता है, चाहे उसका कोई संबंध हो या न हो। यह आदमी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदमी है। सलीम इसका बचपन का नाम था। ये एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन इसके पिताजी भी सेकुलरिज्म के नाम पर इसका नाम सलीम रखा है, क्योंकि ये दिखाने के लिए मैं हिंदू होने के बावजूद मुसलमान का नाम रखूंगा तो मैं सेकुलर कहलाऊंगा। और उसके पिता ने उसके बेटे को यही योगेंद्र का नाम सलीम रखा गया। लेकिन बाद में ये उसको बच्चे चिढ़ाते थे, बाद में उन्होंने उसका नाम योगेंद्र यादव रख लिया है कि वो जो नकली सेकुलरिज्म का भूत था वो उतर गया जब उसको सब बच्चे चिढ़ाते थे। लेकिन कहने का मतलब है कि ये आदमी जो है, ये आदमी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अगेंस्ट बीजेपी है। चाहे बीजेपी का अगर कोई अच्छे काम है उसमें से किस तरह से नुक्स निकालकर उसको बुरा दिखाना है, ये उसका काम है। और उसी के इसका जो सहयोगी है वो संजय कुमार है। संजय कुमार ने माफ़ी है, और कई लोगों ने, जो कई पत्रकार वगैरह है, उन्होंने इसके जो ट्वीट के रिट्वीट किए थे उसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन दी थी। उन्होंने भी अपने जो ट्वीट वगैरह थे रिट्वीट किए थे वो क्या किया, उनको डिलीट करने लगे हैं। उनको भी लगा कि ये जो गलत इन्फॉर्मेशन अगर हम फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ये भी उतना ही जुर्म है जितना कि गलत इन्फॉर्मेशन है। माफ़ी देने से कोई काम नहीं चलेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही वरदराजन, जो आपको जानते हैं कि वो नक्सल, अर्बन नक्सल जिसको कहा जाता था, और करण थापर से भी जो ऐसे लोगों से इंटरव्यू लेते हैं जो कि
वायर किए हैं, जो कि मतलब अमूमन सरकार के खिलाफ ही बयान देते हैं, चाहे उसमें सच्चाई हो या तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स पेश करके उनके खिलाफ भी इंटरव्यू देते हैं। उनको भी पूछताछ के लिए शायद बुलाया गया। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये अब साबित हो गया है इलेक्शन कमीशन चोरी नहीं करता है, लेकिन ये देश में अफरा तफरी अराजकता पैदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाता है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो CSDS है उसको करोड़ों रुपया फंड मिलता है, फोर्ड फाउंडेशन और कनाडा की जो ऐसी संस्था है वो उनसे मिलता है, जो कि जॉर्ज सोर्स से भी संबंधित है। उनका कहीं न कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ताल्लुक जॉर्ज सोर्स से है। और जॉर्ज सोर्स आपको पता है कौन है, जो भी चाहता है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करें। कई देशों में इन फाउंडेशनों ने जब हुकूमत गिराने की कोशिश की और कामयाब नहीं हुए, तो अब उन्होंने वहाँ पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर ऐसी हुकूमतें गिरवा दी। जैसे बांग्लादेश में भी यही प्रोपेगेंडा चलाया गया कि वोट चोरी की गई है, तो ये सरकार वोट चोरी से बनी है। उनका मकसद यही होता है किसी भी तरह से उनके जो कहने पर जो भी सरकार नहीं चलेगी उनको गिराना और देश में अराजकता पैदा करना है। क्योंकि अभी जो अमेरिका में वो और हिंदुस्तान के बीच में टकराव चल रहा है, उसमें हिंदुस्तान अपनी मजबूती से टिका हुआ कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहता। इसलिए ये जो फाउंडेशन है, डीप स्टेट जिसको कहते हैं, डीप स्टेट अमेरिका, वो ज़्यादा ही एक्टिव हो गया और देश को मैं अराजकता पैदा करना चाहता है और मोदी जी की सरकार को गिराना चाहता है। जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया। अभी तक वहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया यूनिस की सरकार को बनी हुई, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं कर पाए कि वहाँ पर वोटों की चोरी हुई है। इसलिए हमें जो भारतीयों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए और उनकी प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। आपका आशीर्वाद चाहिए। वंदे मातरम।